सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, यदि cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। ऑप्शन है 45 डिग्री, पहला ऑप्शन है। तो 45 डिग्री जब आप पुट करते हैं तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब 30 डिग्री पुट करते हैं तो cos 230 यानी कि cos क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू साइन वॉट 30, cos 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसका मतलब 30 रखने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। अब देखिए, प्राकृत संख्या में जो भाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। तो पहली हो जाएगी 4 और 8, पहली 8 पूछा गया है तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14 और 15। इन सब को ऐड करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6 4 10, 10 8 18, 18 10 28, 28 2 30, 10 40, 40 10 50, 10 60, 60 9 69, 69 और 70 78। यानी इन सब का एडिशन कितना आ गया, 78 अपॉन वट 8। उसके बाद पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। तो जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 5 10, ये 10 हो गया। 19 1 20, 10 30, तो 30 ये हो जाएगा, 10 ये हो गया, 40, 40 10 50, 10 60 10 70 70 और ये 7 आ जाएगा 77/8। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, बस एक दूसरे से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 8, 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, लिख लेते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि बी क्या है, ए की तुलना में 20% कम, यानी कि 20% का मतलब 20/100, 1/5। यानी कि ये अगर 5 काम करता है तो ये क्या करेगा, 4 काम करेगा। ये है इन दोनों की एफिशिएंसी। और जब टाइम, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब क्या बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए करता है 12 दिन में, यानी कि कितना गुना, 4 तिये 12, तो ये भी 3 गुना 5 तिये 15। यानी ए अगर 12 दिन में कर रहा है तो बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज एक ए बी सी एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर ए बी यानी कि ए बी का पी ये हो गया, और बी सी का क्यू और ए सी का आर। ए बी सी मतलब ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज में पी क्यू आर ए बी बी सी और ए सी का भुजाओं का मध्य बिंदु है, यानी कि ये सेंटर है, ठीक है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई, अब इनको मैच कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि सेंटर में है। तो जब सेंटर में है तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सारे के सारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या है, 4 है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि ये त्रिभुज जो बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू वट, ए स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो √3/4 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, इसका क्या आ जाएगा 4√3। अब क्या बोला गया, इस वाले का एरिया निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे त्रिभुज जो है, चारों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये देखिए 4 है और ये सेंटर में है, तो ये होगा 2 और ये होगा 2, ये होगा 2, ये भी होगा 2। या तो यहाँ पे 2 वैल्यू रख दीजिए भुजा का लंबाई, वो वैसे करके निकाल लीजिए, या नहीं तो 1 1 1 1 सबका वैल्यू अगर यूनिट के हिसाब से अगर पुट करना चाहते हैं, तो 4 का वैल्यू हमें क्या मिला है, 4√3, तो 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, √3, क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, √3। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे अगर ये साइड है, साइड का वैल्यू अगर 2 रख दीजिएगा, तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, देखिए √3/4 इंटू 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीके से है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ए और बी इनकी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो क्या है, 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 इनकी वर्क एफिशिएंसी है, तो देखिए ये एफिशिएंसी होगा, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से बनाया गया, जो एफिशिएंसी होता है उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है टाइम। और ये कैसे होता है, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब 12 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 चौके 12, और 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। उल्टा ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। और ये 12 जो है ये क्या है, टोटल वर्क है, ध्यान दीजिएगा। तो 4-3 एफिशिएंसी हो गया, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3-4 एफिशिएंसी, और 4-3 इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब आप आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए क्या करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है 3 गुना, तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये भी क्या करेगा, 3 गुना काम करेगा, तो 3 तिये 9 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेट, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है
किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राकृत संख्या में n के जगह पे कुछ भी आप रख सकते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4, कुछ भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और हमेशा यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा वो चेक करते हैं। लेट्स से हम एक मान रख के देखते हैं तो 6, एक पावर में 1 आएगा तो 6 माइनस 5 के पावर में 1 यानी कि 5, तो इसका वैल्यू क्या आया 1। अगर हम 2 रखते तो क्या देखते हैं यूनिट डिजिट पे क्या 1 आएगा। तो अगर 2 रखते तो 6 1 36, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 25, 6 में से 5 गया तो 1। यानी कि जब हम n का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू देगा यूनिट डिजिट पे। कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर रखते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगले क्वेश्चन में है p इज इक्वल टू टू प्लस, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 प्लस 0.2 डिवाइड 0.2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। तो देखिए ये 0.2 और ये 0.2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 2 प्लस 1/2 माइनस व्हाट 2, ये 2 और ये 2 खत्म तो क्या बचा 1/2। अब इसमें देखते हैं 0.2 0.2 ये भी खत्म, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1/2 माइनस, क्योंकि ये 1/2 इंटू 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। 2 में से 1 गया, 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा 1/2। तो P/Q का मान यानी कि P/, मान के चलिए ये P है और ये Q है, इन दोनों का आपस में डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1 या 1.0 जो भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है। अब देखिए औसत में अंतर निकालना है तो इन सब को ऐड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए और इन सब को ऐड कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन सब को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा देखते हैं। 8 6 14, 8 6 14 4 18 2 20 यानी कि ये हो जाएगा 0। 8 6 14 14 4 18 2 20 यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे हो गया 0। 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 4 24 का 4, हाथ में 2, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, ये आ जाएगा 1040। इन सब को जोड़ते हैं, छतरी का 18 2 20 6 26 के हाथ में 2, 4 2 6 4 10 4 14 3 17 के 7, हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9। इनको एक दूसरे से घटा लीजिए, एक साथ ही इसका एवरेज निकाल देंगे। 10 में से 6 गया 4, 13 7 6 13 और ये 9 9 0। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 16 चौका 64। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 में है अंडर रूट
19 माइनस एक्स अंडर रूट 12। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अब x का वैल्यू पूछा जा रहा है तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, 19 माइनस एक्स अंडर रूट वट 12 इज इक्वल टू, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 3, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो a स्क्वायर यानी कि 4 + b स्क्वायर यानी कि 3, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 4 तिया 12। अब 19 माइनस ये क्या हो जाएगा, 19 माइनस एक्स का ना, 19 माइनस 4 3 7, 12 7 19 और इधर हो जाएगा +2 अंडर रूट 12 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 12। सुविधा के लिए इस माइनस एक्स वाले को उधर ले गए बराबर के राइट हैंड साइड में। अब देखिए अंडर रूट 12 यहाँ पे है, अंडर रूट 12 है और अंडर रूट 12 यहाँ पे भी है। कैसे है, तो ये 12 जो है ना अंडर रूट 12 और अंडर रूट 12 के मिलने से बना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी अंडर रूट 12 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी अंडर रूट 12 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी अंडर रूट 12 से डिवाइड करेंगे तो एक खत्म, यहाँ एक खत्म, यहाँ एक खत्म। तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 12 + 2 इज इक्वल टू एक्स। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिये 12 + 2 बराबर एक्स। क्वेश्चन का आंसर बी, 2 + 2√3, 2 + 2√3 लिखिए या फिर 2√3 + 2 लिखिए, दोनों सेम है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यानी कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य क्या है 100 है, इसको 12% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा, 112 में। अब क्या किया गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, यानी कि कितना होता 114। इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है 2, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 33, 2 बराबर 33, 1 बराबर क्या होता है 33/2 और हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 50, 5 × 15, 5 × 15 1650। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1650। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है, वो कौन सी ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी संख्या ऐसी घटाए जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर आपने 30 तक के स्क्वायर को याद कर रखा होगा तो आपके लिए 30, 31, 32, 35, 50 तक होगा तो और अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसका भी सॉल्यूशन है। बट देख लीजिए, देखिए 31 का जो स्क्वायर होता है ये तो इजी है, आप सोच भी सकते हैं। 31 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 961 और 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। तो 32 का ये तो हो जाएगा ज़्यादा, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। 961 4 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है वो क्या है 1000। ये 1000 से 961 कितना कम है, 10 में से 1 गया 9,
9 में से 6 गया 3, यानी कि 9 में से 9 गया 0, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या होगी 39। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप एकदम बिल्कुल सिंपल जैसे वर्गमूल आप निकालते हैं उस तरीके से निकाल लीजिए। 3 तिये 9, 61, 10 में से गया 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि वो कौन सी संख्या है जिसे वह 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक प्राप्त पूर्ण मतलब जो भी है वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 39। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2001 में एक कंपनी द्वारा 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6,300 करोड़ है, जो 2010 में बढ़ करके कितना था? 8,100, और 2015 में 10,800 करोड़ था। 2001 से 10 के बीच में और 2010 से 15 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात क्या है? अब देखिए यहाँ पे 2001 से 10 के बीच का पूछा जा रहा है, तो 2001 में कितना था? 63। 63 से 81 कितना जा रहा है? 0, 0, 11 में से 3 गया, 8 3 11, और 7 में से 6 गया 1। उसके बाद क्या है? 2010 से 15, 10 से 15 में कितना है? तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 8100 से 10,800 कितना अधिक है? तो 0, फिर ये 0, उसके बाद 8, 8 में से 1 गया 7, ओके, और 10 में से 8 गया 2, 2 0 2 0 खत्म, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी कि 2:3, यानी कि 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, यानी कि जो विनर था उसको कितना मिला? 48%। और एक है यहाँ पे लूजर, यानी कि जो हार गए, उनके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 6800 मत प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, जो कुल मतों के 34% के बराबर है, यानी कि ये भी दे दिया। लीजिए, 34% बराबर 6800, यानी कि 1% बराबर क्या हो जाएगा? 200। अब क्या बोला जा रहा है? कुछ मत अमान्य थे, यानी कि कुछ मत जो थे वो इनवैलिड थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, यानी कि विनिंग मार्जिन जो है वो कितना था? तो इन दोनों का गैप देखिए कितना है। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि विनिंग मार्जिन, यानी कि इसका जो गैप है वो कितना है? 14। और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? यानी कि विनिंग मार्जिन पूछा जा रहा है और अमान्य जो वोट है वो कितना है वो पूछा जा रहा है। तो विनिंग मार्जिन 14, यानी कि 1% बराबर 200, तो 14% बराबर क्या हो जाएगा? 14 दूनी 2800। तो ये हो गया विनिंग मार्जिन। अब बोला जा रहा है जो अमान्य थे वो देखिए 48% तो विनर को मिला और 34% जो हार गया उसको मिला। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, यानी कि 82% का तो काउंट हुआ। और जो इनवैलिड थे वो कितने बचे? 18%। 18 गुने 2, 18 दूना 3600, यानी कि 3600 मत जो थे वो क्या थे? वो इनवैलिड थे। तो 2800 और 3600 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2600 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है, 2600 है ना। छब्बीस सौ है, 2600 की धनराशि को दो भागों में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए एक भाग क्या होगा, ए होगा, और दूसरा भाग क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब ए भाग है तो ए वाले भाग पर में कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है, 10% की दर से 5 वर्ष का, यानी कि 10 बचे 50%। और बी वाले पे दूसरे भाग पे प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का, यानी 9 छक 9 54, तो बी का 54%, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54/50, 27/25, दोनों को काटेंगे तो ए का क्या आ जाएगा 27 और बी का 25। ये रेशियो हो गया दोनों का। अब क्या बोला जा रहा है, जो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ए और बी, तो 7 5 12 का 2, हाथ में 1 2 2 4 1 5, यानी कि 52 बराबर किसके है, 2600 के। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर 2600/52, 26 दूना 52, दो क्या हो जाएगा 50, यानी कि एक बराबर किसके हो गया, 50 के। अब बोला जा रहा है 10% की दर पर, 10% कौन सा है, ए वाला है, तो ए का रेशियो जो है ये कितना है, ए का यूनिट डिजिट कह सकते हैं, यूनिट जो है वो कितना है, 27 है। तो एक बराबर 50 आया, तो 27 बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुने 50, 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 5 दूना 10 3 13, यानी कि ये हो जाएगा 1350। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु जो है ये कितना है, 16.8। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। बॉयज़ का जो एवरेज एज है वो कितना है, 15.4, और लड़कियों की जो एवरेज एज है वो है 18.2। वो आपने पढ़ा होगा ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसी मेथड पे ये क्वेश्चन है। इसमें से घटाएंगे और ये जो वैल्यू होना चाहिए ना, इन दोनों के बीच का वैल्यू होना चाहिए। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये जो वैल्यू होना चाहिए इसके इससे बड़ा होना चाहिए, या इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच का होना चाहिए। इससे बड़ा है या इससे छोटा है, फिर क्या होना चाहिए, इससे बड़ा या इससे छोटा होना चाहिए। 8 में से 4 गया 4, 16 में से 15 गया 1, तो 1.4। 8 में से 2 गया 1.4। 18 पॉइंट क्या है, एक सेकेंड 15.4, 18.2 और 16.8। 8 में से 2 गया, सॉरी 12 में से 8 गया तो 8 4 12, 7 में से 6 गया तो 1, तो 1.4, यानी कि 1.4 1.4 कैंसिल आउट होकर के क्या देगा, 1:1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ए किसी कार्य को क्या करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को क्या करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करता है। क्या करेंगे, पहले तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 60, फिर उसके बाद इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक कर लिए। अब क्या कहता है, किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूरा होने से पहले ही छोड़ देता है। और कब, कितना पहले छोड़ता है, और 5 दिन और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया। यानी कि 5 दिन पहले जो छोड़ के चला जाता है, तो एक काम करते हैं, जो 5 दिन छोड़ के चला गया उसको क्या करते हैं, पूरा खटवा लेते हैं, यानी कि काम करवा लेते हैं। 5 या 15, पहले से था 60 और 15 और खटेगा तो कितना हो जाएगा, 75। 75 हो जाएगा ना। बट यहाँ पे ए तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 और इस 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, बी ने अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो 15 5 75। यानी कि इस स्थिति में कार्य को पूरा करने में कुल जो टाइम लगा वो कितना समय लगा, 15 दिन का समय लगेगा। एक ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बनाइए। ए किसी कार्य को कितना करता है, 20 दिन में। बी किसी कार्य, उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब देखिए, ये 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो ये 5 दिन का जो काम है ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। अब देखिए, 60 में से 10 तो बी ने कर दिया, बचा कितना, 50। और इस 50 को कौन कर रहा है, 3 और 2। जब ए था और बी था, दोनों, ए जब था छोड़ने से पहले, तो ए 3 कर रहा था और बी 2 कर रहा था। 3 2 5, कितना टाइम लग रहा था, 10 5 50, यानी कि 10 दिन। और ये कितना है, 5 दिन। 5 दिन बी ने भी तो किया है, इस 5 दिन को ऐड कर दीजिए, 10 5 कितना हो जाएगा, 15 दिन। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 दिन। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, ठीक है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होता है। तो थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक भिन्न का अंश हर से क्या 2 कम है, तो 5, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 2 2, यानी कि सारे के सारे अंश जो है हर से क्या है, 2 कम है। ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाए, देख लेते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और हर को 3 से गुना किया जाए तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 21। क्या 2/9 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। 3 तिया 9 बट्टे 5 तिया 15, सॉरी 3 दूनी 2 से गुना करना है ना, तो 3 दूनी 6/15, 6/15, 6/15 क्या आता है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/9 के बराबर नहीं है। 7 दूनी 14 और 9 तिया 27, 7 दूना 14, 7 तिया नहीं, तो ये 14/27 आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और 3 से गुना करेंगे यानी 3 तिया 9, यानी कि 2/9, 2/9, यानी कि ये ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो P6 प्लस Q6 माइनस R6 डिवाइड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन दोनों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों को क्यूब निकाल लेते हैं। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, P6 प्लस Q6 प्लस 3P वाट स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर ए प्लस बी होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर टू द पावर 6। तो P6 प्लस, यहाँ पे 6 होगा, 6 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस R6 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर माइनस 3P स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो P6 प्लस Q6 माइनस R6 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था। देखिए यहाँ पे मिसिंग है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था, तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो कौन से व्यक्ति को मिलता है, कितना मिलता है, ये पूछा जा रहा है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक 12, 3 चौके 12 और 4 दिए 12, सबको जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, और 13 इज इक्वल टू 156,000, बरतेरे 56 से, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, 1 बराबर 1200। तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछा जाए या मिडल वाला वैल्यू पूछा जाए या छोटा वैल्यू, जो भी पूछा जाए इस क्वेश्चन में, 12 छक क्या हो जाएगा, 7200। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है। ओके, 100% इज इक्वल टू 360। बस कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो ऐसे लिख लीजिए, 100% इज इक्वल टू 360। 10% छात्रों ने ए ग्रेड में, और 20% छात्रों ने बी ग्रेड में, और 30% छात्रों ने सी ग्रेड, और 40% ने डी ग्रेड प्राप्त किया। तो दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 का वैल्यू दिया हुआ है 360, ए का है 10 और बी का कितना है 20, यानी कि 20 10 कितना हो जाएगा 30, तो 100 का वैल्यू 360। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 360/100, और 30 का वैल्यू निकालना है 0 0 0 0, क्या हो जाएगा 36 का 18, हाथ में 1 3 3 9 1 10, यानी कि 108 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो आप देखिए 1/2 1/3 है, तो जो नीचे वाला डिजिट है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका टोटल यूनिट हो जाएगा।
तो नीचे का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, यानी 6 यूनिट कह सकते हैं उसकी टोटल पूंजी होगी। ठीक है, अब 6 में से 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15%। ओके, अपनी पूंजी का 1/3 भाग, यानी कि 6 का 1/3 भाग, 3 दूनी 6 और 2 को गुना कीजिएगा किससे, 8 से, तो 8 दूनी 16%, यानी कि 15%, 16% तथा शेष। अब देखिए यहाँ से 3 खर्च हो गया, 2 खर्च हो गया, तो 3 2 5, बचा क्या 1, और 1 किसके बराबर, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि शेष हिस्सा जो है 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, यानी कि ये हो जाएगा 10%। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 है। तो सबको जोड़ लीजिए, 15, 15 10 25, 25 15 10 25, 25 10 35, 35 5 40, 41, यानी कि 41% बराबर कितना हो रहा है, 820। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 41 दूना 20, कि 1% बराबर 20 है, तो परसेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/100 इज इक्वल टू व्हाट, 20। तो 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं 20। अब क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है उसकी कुल निवेश पूंजी कितनी होगी। तो उसकी कुल निवेश पूंजी जो होगी 6 यूनिट है, तो 6 को 2, 1 बराबर 2000, तो 6 बराबर 6 दूनी 12,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा बीसी को ई तक बढ़ाया गया। भुजा भुजा बीसी को क्या किया जा रहा है, एक ये कुछ इस तरीके से समांतर चतुर्भुज है। इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे हम इसका पॉइंटिंग कर देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। भुजा बीसी को भुजा बीसी को क्या किया जाता है, ई तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, बीसी बराबर है ना, यहाँ पे ये जो बीसी है ये सीई के बराबर है, और एई सीडी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये जो एई है, ये जो लाइन है एई, ये सीडी को किस पे प्रतिच्छेद करती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो त्रिभुज है ना ए बी और ये ई, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ए बी ई, जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर है। तो ऑप्शन में दे रखा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का 1/2 भाग के बराबर है।
समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के 1/3 के भाग के बराबर है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्षेत्रफल से कम है। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज तो समझिए, ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी और ये त्रिभुज है ए बी ई, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में आप देखिएगा, ये जो है ए बी और ये क्या है सी पी, ये क्या है? ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल पी ई सी, और ट्राइंगल क्या है? पी ए डी, पी ई सी और ये पी ए डी, ट्राइंगल क्या है? पी ए डी। इन दोनों को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो पी सी और ट्राइंगल पी ए डी में आपको क्या दिख रहा है? सी ई। देखिए ये जो है ना समांतर चतुर्भुज का बी सी बराबर किसके है? ए डी के। और बी सी बराबर क्या है? सी ई के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सी ई बराबर किसके हो जाएगा? सी ई बराबर किसके हो जाएगा? ए डी के। ये हो सकता है, ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? इसके, यानी कि ए डी के बराबर हो जाएगा सी। ये तो समझ में आ गया। अब आप देखेंगे, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। क्या है? आपस में पैरेलल है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो समझ में आएगा। आपस में जब पैरेलल हो तो सी ई क्या है? सी ई पी, ये वाला एंगल जो है सी ई पी डी ए पी के बराबर होगा। एकांतर कोण आपने पढ़ा होगा, ये वाला। पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल है डी ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ई पी। एंगल सी ई पी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से, एंगल ई सी पी, एंगल ई सी पी, ये वाला एंगल ई सी पी एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल इस त्रिभुज में देखेंगे तो एंगल ए डी पी, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका एकांतर कोण हो जाएगा। एंगल ई सी पी इज इक्वल टू एंगल ए डी पी। अब एंगल साइड यहाँ पे है ना, दो एंगल है, एंगल साइड एंगल से ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज ये वाला जो है क्या पूछा गया? त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई का जो क्षेत्रफल है, अब इस वाले इस पार्ट में देखते हैं, ये एक्स्ट्रा है और ये जो एक्स्ट्रा है किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये वाला पार्ट अगर इस पार्ट के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, जो है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जो बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ई के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है √2 प्लस √x इज इक्वल टू √3। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2 प्लस वट x प्लस 2 √2 और √x इज इक्वल टू 3। क्या आप x का वैल्यू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अंडर रूट एक सेकंड इसको ऐसे कर लीजिए, √x इज इक्वल टू √3 माइनस √2, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस √6 ना, 2 √6 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6। 5 माइनस 2 √6 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू तो यहाँ पे भी आएगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक्स वाले टर्म को एक तरफ लिख लेंगे और जो डिजिट वाले टर्म है उनको, नंबर वाले टर्म को एक तरफ लिख लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए साइन टी, एक्स इज इक्वल टू वट ए साइन टी और y इज इक्वल टू बी टेन टी है, तो ए स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a अपॉन एक्स के टर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा गया है, तो क्यों ना हम a अपॉन एक्स के टर्म में ही वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू ए क्या है, साइन टी है। अगर हम a अपॉन एक्स कर देते हैं क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन साइन टी, और 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से b अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन टी, 1 अपॉन टेन टी, और 1 अपॉन टेन टी इज इक्वल टू क्या होता है, 40। तो a अपॉन एक्स यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये भी स्क्वायर दे देगा, कॉसेक स्क्वायर टी, और इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन है तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी। इस जो आइडेंटिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का योग, मान के चलिए वो संख्या क्या हो सकती है, ए और बी, उनकी संख्याओं का योग क्या है, 1500 है। ठीक है, और उनका एलसीएम जो है वो क्या है, एलसीएम है 16 3 7 9। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख लीजिए सबको जोड़ करके इसका योग 1500 के बराबर है, तो 1489 प्लस 11, 9 1 10, 9 1 10, एक एक ऑप्शन करके चेक कर लेंगे। 9 1 10, 8 1 9, 9 1 10 के साथ हाथ में 1 और 14 1 क्या हो जाएगा, 15। यानी कि सम जो दे रहा है हमें कितना दे रहा है, 15 दे रहा है, 1500 दे रहा है। क्या एलसीएम इन दोनों का 16379 है, तो देख लेते हैं। 1489
11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 नमा 99, 9 11 अठे 88, 89 90, 7 97, 9 11 चौक 44, 44 और 6 90, 3 93 का 3 हाथ में 9, 11 एकम 11 9, 11 नमा 99, 9 हाथ में 9, 11 अठे 88, 88 89 90, 90 7 97, 11 चौक 44, 44 6 44 6 50, अब 50 और 3 तिरपन 3 हाथ में 5, 11 में 11, 11 5 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 379 ये सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर को। तो बाई ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सके। तो कुछ नहीं है, ये घनाभ है ना, इस तरीके से ये घनाभ है। चलिए ठीक है, हम खुद से बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें ये घनाभ है, ये घनाभ है ना। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना मीटर की विमा वाले कमरे में रखा गया, यानी कि लंबाई है 10 और ऊंचाई है 8 और चौड़ाई होगी 6। तो इसका जब विकर्ण आप निकालिएगा ना, विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने तक का है ना, उस कोने से इस कोने तक का निकालिएगा, तो उसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वट एच स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे तो एल स्क्वायर हमारा क्या है 10 दाएँ की 100 प्लस 8 बटे 64 प्लस 6 छाए 36, 100 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100, तो ये हो जाएगा 200 अंडर रूट 200, 10 दाएँ की 100 दूना 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ नहीं था, घनाभ का विकर्ण निकालना था, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस 2x को बराबर के राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और यहाँ से x से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या होगा जो ये 2 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या निकला 1। x का वैल्यू वहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू वट 0। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगता है।
एक तो ये हो गया परिवृत्त, जब यहाँ से निकालेंगे ना सेंटर से इस तरीके से, तो ये होती है परिवृत्त। और एक जो होता है ना, एक होता है अंतःवृत्त, यानी कि इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे तो ये जो त्रिज्या होती है ये होती है अंतःवृत्त। तो परिवृत्त जब निकालने को बोला जाए उसका फॉर्मूला होता है a/√3, और जब अंतःवृत्त निकालने के लिए बोला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2√3। बस कुछ नहीं, रख दीजिए। a का वैल्यू क्या दे रखा है, √3, और अपॉन में क्या है, √3। √3 से √3 कैंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, क्या किया जाता है, 40% का वृद्धि किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद 40% घटा दिया जाता है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए, 40 माइनस 40 माइनस 4 चौका 16, 40 माइनस 40 10, 50 6 56, 40 10 50, यानी कि -16%, यानी कि 16% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को सुधारा जाएगा, क्योंकि ये मिटाने का जो झंझट है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देख पा रहे हो बार बार स्लाइड को इधर से उधर करना, कि स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आगे इसमें सुधार कर लिया जाएगा, डोंट वरी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। अब कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। बस एलसीएम निकालिए इसका। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालिएगा। 2 छक 12, 15, दोनों में 18, 3 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 2 तिये 6 दूना 12, पंचे 60, छत्रिक 18, क्या आया 180। और 180, अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अब ये सारे के सारे क्या है, वर्ग संख्या है, जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इनका जो एलसीएम आया है 180, तो कहीं ना कहीं इसी का मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीपल क्या है, 18 पंचे 90, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 पंचे 90, यानी कि 900, यानी कि 30 का स्क्वायर होता है 900। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है। देखिए 2 से 2 ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा, 1/3 माइनस, अब देखिए ये 3/4 है, अंदर में 1/6 प्लस 5/6 गुने 4/21, 1/3 माइनस 3/4 गुने 6/वट 6, खत्म 1, 4/21, 4 से 4 खत्म, 3 सत्ते 21, यानी कि 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 3 कैल्शियम 21, और 3 सत्ते 21, 7 माइनस 7 या 3, 7 में से 3 गया 4/21, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई सारणी एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये साल है, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतनी है, ठीक है, टोटल बता रहा है, किसी वर्ष में
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतनी है तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले 16 वाले का निकालेंगे, फिर 17 वाले का निकालेंगे, फिर 18 वाले का निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और जो हमारा ये 354,000 दिया हुआ है इससे डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन, जब जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 128,734 प्लस 115526 अपॉन क्या करेंगे, 354,000 से डिवाइड करेंगे और इसे क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 से 0, 00 ख़त्म, इन दोनों को ऐड कीजिए और इससे डिवाइड कीजिए। तो जो वैल्यू आएगा वो 2016 का होगा, फिर उसके बाद 2017 का होगा, फिर 2018 का होगा। और उन सब को क्या करना है, जोड़ना है। उन सबको क्या करना है, जोड़ना है। और 3 से, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उन सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, नहीं अगर सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे के सेशन को कंटिन्यू किया जाए या क्या किया जाए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सोल्यूशन कैसा लग रहा है, आप बताइए। नेक्स्ट सेट 3 होगा। सेट 1 जो है पहले कराया जा चुका है, 2 पार्ट में किया गया। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से उस वीडियो को 2 पार्ट में बना दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये सेट नंबर 2 का वीडियो था और सेट नंबर 3 जो है जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।